हेलो एवरीवन। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमी के लिए मेजरली 4-5 सोर्सेज हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं, चाहे वो नितिन सिंघानिया की बुक हो, गौरव अग्रवाल की, रमेश सिंह या विवेक सिंह, है ना। ये 4-5 बुक्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी, दत्तन सुंदरम है, उमा कपिला है, बट उसमें से ये वाली बुक है जो इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, वो मेजरली प्रेफर्ड की जाती है बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो सिंपल लैंग्वेज है और दूसरा मतलब ज़्यादा बल्कि नहीं है, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं एक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ हर एक चैप्टर का, सो दैट जब आप बुक पढ़ो तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत ना आए, इवन इफ यू आर रीडिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, और उसमें ये वाले सारे टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। देखो, दो चीजें हैं छोटी छोटी, माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल पे हम बात कर रहे हैं, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी है क्या। देखो, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड होते हैं उसको हम बोल देते हैं स्कार्स। स्कार्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमें प्रोड्यूस करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, प्रोड्यूस करना है बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास टाइम है कम, आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी है, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि आपका कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसी की प्रायोरिटी देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ए स्टडी, हाँ, स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। हमें प्रोड्यूस अनलिमिटेड करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसको कैसे बैलेंस करना, उसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक और चीज है, एक और टर्म होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है जब हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको किसी पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करते हैं, उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब है जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है वो हमने इंडिया स्पेसिफिक अप्लाई किए हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया इंडियन इकोनॉमी। टेक्निकली जब हम स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी। जो टिपिकल इकोनॉमिक्स है वो सिलेबस नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिया का इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड इशू क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, सर्विसेज कैसा है, मतलब इंडियन स्पेसिफिक एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है। ये तो बात हुई इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का मतलब देखो सिंपल है, इकोनॉमिक्स का तो मतलब हुआ रूल्स। किस चीज के लिए रूल्स? रूल्स हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को अगर एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब क्या है? लिमिटेड है, और जो हमें प्रोड्यूस करना है चाहिए हमें अनलिमिटेड चीजें, ठीक है। तो इसके लिए हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब तीन मेजर इश्यूज हैं इकोनॉमी में। सबसे पहला इश्यू है कि क्या प्रोड्यूस करें। अगर हमारे पास, इसको ऐसे समझाता हूँ, आपके पास टाइम लिमिटेड है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसी तरीके से क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस करें जिससे हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे? कैसे प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि क्या हम उसको ऐसे प्रोसेस से प्रोड्यूस करें जिससे ज्यादा लेबर लगे, या फिर उसको ज्यादा ऐसे प्रोड्यूस करें जिससे मशीन लगे। एक सिंपल वे में बताता हूँ, लेट्स से हमें ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब इसको हैंडमेड भी हम कर सकते हैं, इसको मशीन से भी हम कर सकते हैं, तो कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे इंडिया के केस में अभी अगर मैं बात करूं तो हम कोशिश कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की ग्रोथ की। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिसमें लेबर ज्यादा लगेगा। क्यों हम ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान देना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को काम देना है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं यंग पॉपुलेशन, यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो मैं हर एक चीज को सिंपल करते हुए चल रहा हूं सो दैट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिले। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? हमारी यंग पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए एडवांटेज है, ठीक। क्यों एडवांटेज है? क्योंकि उस पॉपुलेशन से हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तीसरा, हम जब प्रोड्यूस कर चुके हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। देखो, एक सिंपल तरीका बताता हूं। अमीर है, गरीब है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रिसोर्सेज का डिफरेंस है। तो सरकार क्या करती है? अमीर से लेके और गरीबों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसी चीज को हम बोलते हैं इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अमीर से इनकम लिया, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सो दैट कि जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है, वो गैप को हम कम कर सके। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं
तीन अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक तो मार्केट इकोनॉमी, नाम से पता चल रहा है मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीजें बनेंगी ना वो किस बेसिस पे बनेंगी, वो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे बनेंगी। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है? किसी भी चीज का अगर डिमांड है तो कंपनीज उसको बनाने लग जाएंगी। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कोविड आने से पहले मास्क का डिमांड नहीं था तो मास्क उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। कोविड आया, मास्क का डिमांड आया तो कंपनीज ने मास्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से जिस भी चीज का डिमांड होगा कंपनीज उसको प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि कंपनीज को कमाना है प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो काम है, यहाँ पे प्रोडक्शन का मेन फोकस है वो किस बात पे है? प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। और इसीलिए एक इनविजिबल हैंड है इकोनॉमी में। इनविजिबल हैंड का मतलब समझो, इनविजिबल का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड कौन करता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन डिसाइड करता है? ये मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। मास्क का जरूरत था, मास्क प्रोड्यूस करना शुरू किया। क्या किसी ने बताया कि मास्क प्रोड्यूस करना है? नहीं, किसी ने अलग से बताया नहीं है। डिमांड हुआ, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो कल को कुछ भी ऐसा नया चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनीज वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी चीज का डिमांड है तो प्रॉफिट भी बनेगा वहां पे, अगर हम उस डिमांड को फुलफिल कर दें। ठीक है, दिस इज हाउ रिसोर्सेज आर अलोकेटेड इन मार्केट इकोनॉमी। दूसरा है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में देखो, इस वाले केस में मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड कर रहा था? मार्केट डिसाइड कर रही थी। मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रही थी। इस वाले इकोनॉमी में कमांड का मतलब काइंड ऑफ एक अथॉरिटी है, वो ऑर्डर दे रही है कि ये प्रोड्यूस करना है, ये नहीं करना है। कीप इट सिंपल, कमांड मतलब अथॉरिटी। तो यहाँ पे यूजुअली वो अथॉरिटी कौन होती है? वो अथॉरिटी यूजुअली होती है गवर्नमेंट। तो जो डिसीजन है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, यूजुअली स्टेट हम इस केस में बोल रहे हैं। तो इससे हम प्लान करके डिसाइड करें कि क्या प्रोड्यूस करना है। इस वाले में कोई प्लान नहीं कर रहा है, इस वाले में डिमांड एंड सप्लाई है वो डिसाइड कर रही है। ठीक है, इस वाले केस में गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है। अब इंडिया का इकोनॉमी कैसा है? इंडिया का इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस वाले इकोनॉमी में लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा है? प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर है। इस वाले इकोनॉमी में लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा है? गवर्नमेंट है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों है इसमें। पब्लिक भी है। पब्लिक मतलब यहां से आगे से मैं पब्लिक लिखूंगा उसका मतलब गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नाम सुना होगा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसी का दूसरा नाम है पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा है, लेट्स से कोल इंडिया लिमिटेड है, लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा? दोनों है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। तो हमारे वाले में कुछ फीचर यहाँ के हैं और कुछ फीचर यहाँ के हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, हमारे यहाँ पे अंबानी अदानी जैसे बिजनेसमैन भी हैं और हमारे यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी है, ये सरकारी कंपनीज भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं, किसी भी इकोनॉमी के चार मेजर सेक्टर होते हैं। कौन कौन से चार मेजर सेक्टर हैं? फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर। एक एक करके समझाता हूं। जितने भी लोग हैं ना, लोग आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में। जितने भी लोग हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में है। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब घर की कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। अब अगर कोई कंपनी है, इसको ऐसे समझते हैं, कंपनी है कोई भी, अगर कोई कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी। अगर कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएगी। ये चीज को ध्यान रखेंगे। कंपनी है वो आइदर प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है। लोग है वो इस सेक्टर में आएंगे, हाउस होल्ड वाले में। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है मैं सामान बाहर भेज रहा हूं। एक्सपोर्ट मतलब आई एम सेलिंग समथिंग, मैं इसको सिंपल लिख दे रहा हूं, सेलिंग समथिंग। और इंपोर्ट का मतलब है आई एम बाइंग समथिंग। इंपोर्ट का मतलब है आई एम बाइंग समथिंग। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल हैं उससे आपको समझाता हूं। लेट्स से कोई पर्सन है जो एनटीपीसी में काम करता है। कोई पर्सन है, लेट्स से इस पर्सन का नाम रख देते हैं एबीसी। एबीसी और एक्स वाई जेड। ठीक है, एबीसी है वो एनटीपीसी में काम करता है और एक्स वाई जेड है वो रिलायंस में काम करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो एबीसी और एक्स वाई जेड दोनों के दोनों आएंगे इस हाउस होल्ड सेक्टर में। एनटीपीसी क्योंकि एक सरकारी कंपनी है वो इसमें आ जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है वो इसमें आ जाएगी। उसी तरीके से लेट्स से मिस्टर मुकेश अंबानी है,
मिस्टर मुकेश अंबानी है वो एक इंडिविजुअल है, वो हाउस होल्ड में आएंगे, जो कंपनी है वो इसमें आएगी। अब आई एम अज्यूमिंग इसमें डिफरेंस या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई भी सेक्टर है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए हैं। लेट्स से इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो पेन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जगह भी चाहिए होगी, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, उसके बाद हमें स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए होगा, ठीक है। और कोई एक ऐसा पर्सन जो इन सबको एक साथ लेके आएगा। चार मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए हैं। क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? एक है लेबर, लेबर मतलब मैन पावर की बात है। अगर आप लेबर हायर करोगे तो बदले में आपको उनको वेज देना पड़ेगा, वेज मतलब सैलरी है यहाँ पे सिंपल सेंस में, ठीक है। तो जितना आपको लेबर चाहिए होगा आप बदले में उनको सैलरी दोगे, वो आपके लिए काम करेंगे, बदले में आप उनको सैलरी दोगे, ठीक है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, इसको यूजुअली लैंड लिख देते हैं, लैंड में सब नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। तो लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको फैक्ट्री सेटअप करनी थी, इसके लिए आपको लैंड चाहिए, उसके बदले आपको रेंट देना पड़ेगा। थर्ड है कैपिटल, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपिटल मतलब रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी रिसोर्सेज हैं। और फोर्थ है ये पर्सन इन तीनों को एक साथ लेके आएगा। यानी कि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला ही एग्जांपल कंसिडर करूं, तो मिस्टर मुकेश अंबानी है वो इन सब चीजों को एक साथ यूज करके कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया एंटरप्रेनर। और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ये चार चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, और ये रिसोर्सेज हमेशा होंगे लिमिटेड। और इसीलिए इसीलिए हमें इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, इनको इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसी रूल को अगर हम किसी एरिया में लगा देंगे तो उसको बोल देंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये हमने रिसोर्सेज यूज किए, इससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज हैं वो टेंजिबल नहीं है, गुड्स हैं वो टेंजिबल है। ये पेन है ये टेंजिबल है, आपको टच कर सकते हो इसको, तो ये एक गुड्स है। मैं जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक सर्विस है ना, वो टेंजिबल नहीं है। तो गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस करेंगे। अब गुड्स और सर्विस है वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंटरमीडिएट और फाइनल। देखो, इंटरमीडिएट गुड का मतलब है उसमें और प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या है? उसमें और प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, मिल्क है। हमें अगर चाय बनानी है तो हमें मिल्क एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस केस में मिल्क है वो एक इंटरमीडिएट गुड है, और चाय है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो जो गुड है जिसको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वो किसी और बड़े प्रोडक्ट का पार्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। अब सेम गुड है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, सेम गुड है वो फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे कार के अंदर टायर्स हैं, कार के जो टायर्स हैं, अगर वो टायर किसी कार कंपनी को बेचे जाए तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि जब हम फाइनल कार बनाएंगे तो उसमें वो ऑलरेडी शामिल होंगे। दूसरा, अगर वो टायर इंडिविजुअली किसी को एज ए स्पेयर टायर बेचे जाएं तो वो फाइनल गुड हो गया। तो फाइनल गुड का मतलब है इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन। मैं लिख देता हूं, इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट गुड का मतलब है इट रिक्वायर प्रोसेसिंग। अब सेम गुड है वो मतलब इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है। ओके, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब फाइनल गुड जो है मतलब ये दे आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड। फाइनल गुड भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनल गुड अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन मतलब हमारे एंड यूज के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपने घर में यूज कर रहे हो, इसको ऐसे सिंपल समझेंगे। अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर, क्यों? क्योंकि हम एंड कंज्यूमर हैं, ठीक है। अगर वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको हम बोल देंगे कैपिटल गुड्स। चार चीजें मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं। एक सेकेंड, मैं उसको डायग्राम से ही समझा देता हूं। गुड्स, ठीक है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
ठीक है। अब ये तो इंटरमीडिएट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इट रिक्वायर प्रोसेसिंग। ठीक है। इंटरमीडिएट से फाइनल गुड होंगे। फाइनल गुड का मतलब है रेडी फॉर कंजम्पशन है। अब फाइनल गुड भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? कंज्यूमर गुड, ये एंड कंज्यूमर यूज कर रहा है। और कैपिटल गुड, ये बिजनेस यूज कर रहा है। अब सेम गुड है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको वॉशिंग मशीन लेना है, आपने ये वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए लेनी है तो ये कंज्यूमर गुड हो गया। आपने ये वॉशिंग मशीन है अपनी लॉन्ड्री बिजनेस के लिए लेनी है, आपको नया लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आपको लेनी है तो वो कैपिटल गुड हो गया। आप अपने घर के लिए एसी ले रहे हो वो कंज्यूमर गुड हो गया। आप अपने ऑफिस के लिए एसी ले रहे हो वो कैपिटल गुड हो गया है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। बट पॉइंट ये है कि सेम गुड है, उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि उसको यूज कैसे लेना है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब पैसा फ्लो कैसे कर रहा है, इसके लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल के आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये कोई बिजनेस है पार्ले जी का। ठीक है। ये हाउस होल्ड है और मान लेते हैं इसमें दो लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है। अब हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वो काम करने जाएंगे इस फैक्ट्री में। ठीक है। तो दे आर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको याद हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, काम करने के लिए जाएंगे। अब काम करने के लिए जाएंगे तो बदले में इनको क्या मिलेगी? इनको सैलरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगी इनको। ये पेमेंट आ गई इनके पास में। ठीक है। अब मान लेते हैं, सिंपल इकोनॉमी मानते हैं, इसमें बाकी चीजें नहीं है, मान लेते हैं। तो अब इन्होंने पैसे तो कमा लिए, अब ये पैसे का करेंगे क्या? ये इस फैक्ट्री से सामान खरीदेंगे। क्या क्या सामान खरीद सकते हैं? अभी मान लेते हैं सिर्फ ये बिस्किट बना रही है तो इससे बिस्किट खरीदेंगे। जब ये बिस्किट खरीदेंगे तो बदले में इस फैक्ट्री को क्या देंगे? इस फैक्ट्री को पैसे देंगे। चार चीजें समझेंगे। वर्कर काम करने जाएंगे, बदले में कंपनी वर्कर को पैसे देगी। वर्कर ये पैसे खर्च करेंगे, बदले में कंपनी इनको गुड्स और सर्विसेज देगी। ठीक है। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। यहां पैसा आ रहा है, यहां से पैसा खर्च होने जा रहा है। ठीक, चार चीजें हैं अभी। अब इसमें हाउस होल्ड के पास में कुछ जैसे इनकम आएगी उनको टैक्स पे करना है। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करती है? गवर्नमेंट उस टैक्स को खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल, रोड बनाने में, है ना, कुछ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट इस तरीके से उस पैसे को खर्च करती है। उसके बाद अगर हम जो हमने एक्स्ट्रा गुड्स और सर्विस बनाए हैं, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने उसको बाहर बेच दिया। तो जब हम बेचेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सामान बेचते हैं, बदले में हमें पैसे मिलेंगे, तो इनकम है हमारे पास आएगी। जब हम इंपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं पार्ले जी 20 की रिक्वायरमेंट थी हमारी कंट्री में और हमने प्रोड्यूस की सिर्फ 15, तो 5 हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो बदले में उनको पैसे देंगे। तो इंपोर्ट है वो आउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब उनसे सामान खरीदते हैं तो बदले में पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे हम किसका फ्लो पढ़ रहे हैं? हम इनकम का, पैसे का फ्लो पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप पैसे खर्च करोगे तो वो आउट है, जब भी पैसे आपके पास आएंगे तो वो इन है। तो एक्सपोर्ट हमने किया तो बदले में हमें पैसे मिले, इंपोर्ट जब हमने किया तो हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका सर्कुलर फ्लो। अब इसको आप आराम से एक बार देखेंगे, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड, ये सारा चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। देखो, इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन समझो। इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन कैपेसिटी से समझते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो चीज आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करे उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। जो चीज आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर। प्रोडक्शन कैपेसिटी को और समझा देता हूं मैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है। अब इसके केस में लेट्स से आपने कोई नया मशीन खरीदा है, उससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। लेट्स से आपने कोई टेक्नोलॉजी नया खरीदा है, उससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। उसको हम बोलते हैं
कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे एसेट क्रिएशन है, एसेट क्रिएशन, इस चीज को हम बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इससे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। एक और चीज है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने शेयर खरीद लिए, से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही शेयर खरीद लिए, तो टेक्निकली क्या इससे कुछ नया इन्वेस्ट, मतलब इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा? नहीं, इससे कुछ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ मनी चेंजिंग हैंड्स। पहले वो 1 लाख रुपए आपके पास थे, अब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चले गए, बदले में उन्होंने आपको शेयर दे दिए। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो सेम 1 लाख रुपए से आप कोई मशीन खरीदते हो, तो अब आपके पास मशीन आ गई, उस मशीन से आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ये वाला जो मशीन वाला पार्ट है, दैट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जो पैसे वाला, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, इससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द मेजर डिफरेंस, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर आइटम्स। ठीक। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू जीडीपी। अब देखो, जीडीपी के केस में स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, पहले इसको समझते हैं। ये मेरा डोमेस्टिक एरिया है, जो भी इसमें प्रोड्यूस होगा, जो भी गुड्स और सर्विस इसमें प्रोड्यूस होंगे, गुड्स प्लस सर्विस प्रोड्यूस होंगे, उनका फाइनल वैल्यू, फाइनल जो फाइनल गुड्स और सर्विस है उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारी इकोनॉमी में कुछ और प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सिर्फ कार प्रोड्यूस हो रही है, कार प्रोड्यूस हो रही है, 10 कार प्रोड्यूस हो रही हैं, और हर एक कार का प्राइस है, मान लेते हैं 25 लाख। ठीक, सारी की सारी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, 10 कार प्रोड्यूस की है, 25 लाख प्राइस है, तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10, 2.5 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट जीडीपी, जो गुड्स और सर्विस हमने प्रोड्यूस की है। अब मैंने एक कीवर्ड यूज किया, फाइनल। फाइनल क्यों है यहाँ पे, इंटरमीडिएट क्यों नहीं है? देखो, टायर है वो इंटरमीडिएट गुड थे, थोड़ी देर पहले हमने बात की, क्योंकि टायर किसका पार्ट होंगे? कार का ही पार्ट होंगे। तो जब मैं कार गिन रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट उसमें टायर इंक्लूडेड है। अगर मैं टायर भी गिनता हूं, कार तो मैंने गिनी ही ली, 10 कार है, 10 कार में मान लेते हैं, स्टेपनी का एग्जाम्पल कंसिडर नहीं करते हैं, 4 टायर पर कार, तो टोटल 40 टायर हो गए, 40 टायर। अब जैसे ही मैं 10 कार इंक्लूड कर रहा हूं तो उसमें टायर तो ऑलरेडी शामिल है ना। अगर मैं 40 टायर को अलग से काउंट करूंगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। एक बार तो यहां पे काउंट हो गया, एक बार यहां पे काउंट हो गया। इसीलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही हम सिर्फ कौन से गुड्स कंसिडर करेंगे? सिर्फ फाइनल गुड्स कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कंसिडर करेंगे। इंटरमीडिएट अगर हम कंसिडर करेंगे तो उससे कौन सा प्रॉब्लम होगा? उससे होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, ये तो हो गया जीडीपी। अब इसमें क्या क्या होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में, अगर कोई गुड बाहर बना है, लेट्स से ये पेन चाइना से हमने इंपोर्ट करवाया है, तो क्या ये हमारी जीडीपी में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में। ठीक है, और एक साल में यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एक टाइम ड्यूरेशन में, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने कितना प्रोड्यूस किया है। एक साल में जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम बेसिकली बोल देते हैं जीडीपी। अब एक और चीज है, हम वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी एक्टिविटी का वैल्यू हमें नहीं पता, लेट्स से हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर है, वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, अब उनके बदले हम उनको पैसे तो नहीं दे रहे, तो क्या ऐसी एक्टिविटीज को जीडीपी में शामिल करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसका वैल्यू नहीं पता है, एक क्वांटिफाइबल नंबर नहीं है हमारे पास कि इस काम के लिए उनको 4,000 रुपए मिले, 5,000 मिले हैं, 25,000 मिले हैं। तो जिन चीजों के लिए हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है, उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जीडीपी में शामिल करने के लिए हमें क्या चाहिए है? इकोनॉमिक वैल्यू चाहिए है उसका। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है जीडीपी से रिलेटेड डेटा? एनएसओ। एनएसओ किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। अब इसमें बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है उसके अंदर, इसके अलावा भी बेसिक बेसिक और कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा एम्बेसी है, हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी चीजें, वो एक बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और छोटा सा चीज और है, मैं आपको जीडीपी से रिलेटेड 3-4 चीजें और बता देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो।
ये है जीडीपी। जीडीपी क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से अगर कभी भी हम डेप्रीशिएशन करेंगे माइनस, किसी भी चीज के ग्रोस में से अगर डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, ग्रोस मतलब होता है टोटल, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब एक सेकंड में समझाता हूं। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं नेट। हाँ, वियर एंड टीयर का मतलब समझो, ये पेन मैंने है ना 10,000 रुपए का खरीदा है, अभी खरीदा है। मैं इसको अगर अब बेचने की कोशिश करूंगा तो आप इसको 10,000 में खरीदोगे? नहीं, इसका प्राइस 10,000 से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब सेकंड हैंड पेन हो गए हैं। वियर एंड टीयर का मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम चीज़ों को यूज करते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब बेसिकली लॉस ऑफ वैल्यू। इसको अगर मैं सिंपल सेंस में बोलूं तो इट इज लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी भी ग्रोस में से अगर मैं डेप्रिशिएशन माइनस करूंगा तो उसको हम बोल देते हैं लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब मान लेते हैं ये बोर्ड है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसका डेप्रिशिएशन रेट है 10%। तो एक सिंपल सेंस में 10 साल के बाद में इस बोर्ड का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 10 साल के बाद में ये फंक्शन करना बंद कर देगा। डेप्रिशिएशन रेट है 10%। ये सिंप्लीफाइड सेंस है, थोड़ा टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस इसमें आएंगी, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। कहने का मतलब हर साल इसका वैल्यू है वो ऐसे गिर रहा है। ठीक, ओके, ये है जीडीपी। अब जीडीपी में मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, अगर वो शामिल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जीएनपी। अब ये नेट फैक्टर इनकम क्या है? नेट फैक्टर इनकम का मतलब समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से एप्पल है, एप्पल इन इंडिया और टीसीएस इन यूएस। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है टीसीएस है वो इंडियन कंपनी है, उसका एक ऑफिस यूएसए में है। एप्पल है यूएस की कंपनी है, उसका एक ऑफिस इंडिया में है। तो एप्पल के पास जो प्रॉफिट होगा वो पैसा अपनी कंट्री में भेजेंगे क्योंकि उनका हेडक्वार्टर वहां पे है, तो टेक्निकली उनके ओनर्स के पास पैसा जाएगा, कहने का मतलब है। तो एप्पल वाला जो पैसा है, एप्पल वाला पैसा है, ये आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया है, इंडिया से बाहर जाएगा फ्रॉम इंडिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इसका प्राइस, मतलब कितने रुपए गए? 900 रुपए। उसी तरीके से टीसीएस वाला पैसा है, क्योंकि टीसीएस इंडियन कंपनी है, उसका यूएस में ब्रांच है, तो यूएस से जो कमाई होगी वो वापस कहाँ पे आएगी? इंडिया में है। तो ये वाला पैसा क्या होगा? इनफ्लो। इनफ्लो इन इंडिया, इंडिया में आया है। इसको मान लेते हैं 1,200 रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 300 रुपए। प्लस है कि माइनस है? हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, जा कम रहे हैं, तो प्लस का 300 आ जाएगा। ठीक है, जीडीपी में ये और 300 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब समझते हैं। जीडीपी में एरिया का कॉन्सेप्ट है। एरिया का मतलब क्या है कि कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, किसने प्रोड्यूस किया, फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है तो उसको इंडिया की जीडीपी में शामिल करेंगे, चाहे वो एप्पल ने प्रोड्यूस किया हो। एप्पल है तो यूएस की कंपनी, प्रोड्यूस अगर इंडिया में किया है तो वो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। जीएनपी का कॉन्सेप्ट ये है कि किसने प्रोड्यूस किया है, हु। तो एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो टीसीएस है इस केस में। टीसीएस कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। तो टीसीएस है वो इंडिया की जीएनपी में होगी। जीडीपी किसकी होगी इस केस में? जीडीपी यूएसए की होगी और जो जीएनपी है वो इंडिया की। मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, टीसीएस इन यूएसए और एप्पल इन इंडिया। एप्पल इन इंडिया, एप्पल इन इंडिया, ये एरिया किसका है? एरिया तो इंडिया का है। इंडिया का एरिया है तो किसकी जीडीपी में शामिल होगा? जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये एप्पल कंपनी किसकी है? यूएस कंपनी। तो ये जीएनपी किसकी में शामिल होगा? जीएनपी हो जाएगा यूएसए की। ठीक, इधर वाले में टीसीएस इन यूएसए। यूएसए कहाँ है? एरिया किसका है? यूएस का। तो जीडीपी किसकी में शामिल होगा? यूएस की जीडीपी में शामिल होगा। टीसीएस कंपनी किसकी है? इंडिया की। तो जीएनपी किसका होगा?
जीएनपी हो जाएगा इंडिया का। ये है आपका जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट। अब इसी में दो तीन चीजें और आएंगी, लेकिन फिर वो आपके लिए ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं सो दैट आपको समझ में आए। अब आगे चलते हैं, एक बार छोटा सा और ब्रीफली बता देता हूँ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। देखो, हमने 10 कार बनाई थी, 10 कार्स। मान लेते हैं 2020 में हर एक कार का प्राइस था 25 लाख रुपए, और 2026 में हर एक कार का प्राइस है 50 लाख रुपए। ठीक है, कार हम सेम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन प्राइस बढ़ गया है। तो अगर मैं 2020 की जीडीपी की बात करूं तो 2020 में हमारा जीडीपी कितना था, 25 गुना 10, 2.5 करोड़ रुपए। अगर मैं 2026 की बात करूं तो भाव कौन सा लगेगा 2026 वाला, तो कितना कार हमने प्रोड्यूस किया, 10 कार इंटू 50 लाख यानी 5 करोड़। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब आज के भाव पे अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूं तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं किसी स्पेसिफिक बेस ईयर के भाव पे अगर जीडीपी कैलकुलेट करूंगा उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। सिर्फ दो चीजों का ध्यान में रखना है, रियल और नॉमिनल में प्राइस का डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस होने का मतलब अगर मैं करंट प्राइस लेवल ले रहा हूं तो दैट विल बी नॉमिनल, अगर मैं पुराना प्राइस लेवल ले रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में सिंपली प्राइस है वो इंक्रीज होंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रोडक्शन अगर सेम भी रहा तो भी हमारा जीडीपी साइज है वो इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन हम कार तो सिर्फ 10 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस था 25 लाख रुपए पर कार, यहाँ पे 50 लाख रुपए पर कार, तो यहाँ पे हमारा जीडीपी हो गया 5 करोड़, जबकि यहाँ पे हमारा जीडीपी है 2.5 करोड़। प्रोडक्शन सेम है फिर भी जीडीपी का साइज कैसे इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ प्राइस, है ना। तो जस्ट बिकॉज जीडीपी इज इंक्रीजिंग दैट डज नॉट मीन कि सब कुछ सही है। इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज पता चलेगी कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने पे प्रोडक्शन साइज जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा हो, नहीं, प्राइस इंक्रीज होने पर भी जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक चीज आपको समझनी है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हर एक इंसान का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉफिट है किसी बड़े बिजनेसमैन की जेब में जा रहा हो। ठीक, तो ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि अगर मतलब जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या इज इट नेसेसरी कि पॉवर्टी विल गो डाउन, है ना। तो पॉवर्टी नीचे जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीडीपी में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी और आईसीओआर। आईसीओआर का मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल का मतलब है इंक्रीज करना। अब देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब समझो, कितना आउटपुट हमने जनरेट किया उसके लिए कितना इनपुट हमने यूज किया। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं एक पार्ले जी का पैकेट प्रोड्यूस करने में, 1 बिस्किट पैकेट है, प्रोड्यूस करने में हमें लग रहे हैं 4 रुपए, तो 100 प्रोड्यूस करने में हमें लगेंगे 400 रुपए। ये तो है प्रोडक्टिविटी। दूसरी कोई कंपनी है वो हर एक बिस्किट का पैकेट है वो प्रोड्यूस कर रही है 5 रुपए में, सेम सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसमें से कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर कौन ज्यादा इफिशियंट है, ये वाला, क्योंकि इनका पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम है। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है आप कम पैसे में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। ये सेम आउटपुट जनरेट करने के लिए 5 रुपए लेते हैं, ये सेम आउटपुट जनरेट करने के लिए 4 रुपए लेते हैं। तो ये ज्यादा इफिशियंट है, ये कम एफिशिएंट है। ये तो बात हुई प्रोडक्टिविटी की। इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, आईसीओआर का मतलब क्या है। अगर आपने 100 पैकेट प्रोड्यूस किए हैं 400 रुपए में, अगर आपको 101st पैकेट प्रोड्यूस करना हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो 4 रुपए से नीचे आना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो तो सेम रिसोर्सेज को आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो सेम रहेगा, ट्रक तो आएगा ही, चाहे वो 100 पैकेट के लिए रॉ मटेरियल लेके आना हो या 120 के लिए लेके आना हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट है वो कम हो जाएगा। आईसीओआर का मतलब है इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो का मतलब है अगर मैं 101st पैकेट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो क्या मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट है नीचे जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है देन आई एम एफिशिएंट, अगर नहीं जा रहा है देन आई एम नॉट। ठीक है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं वापस से। हाँ, प्रोडक्टिविटी का मतलब है हाउ मच वैल्यू इज क्रिएटेड फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, कितना हमने प्रोड्यूस किया। पर यूनिट कॉस्ट इस केस में 4 था, इस केस में 5 है। दूसरा है इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर मेरे को एक नया यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए कितना ज्यादा मेरे को एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा आउटपुट, हाउ मच कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल इज नीडेड। अब जितना आईसीओआर कम होगा, मान लेते हैं 4 से नीचे आया, मान लेते हैं इसको 3.9,
95 रुपीज़ आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं इफिशिएंट होता जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं प्रोड्यूस करूंगा। इसी चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा मैं प्रोड्यूस करूंगा उतना ही मेरा पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है कम होता जाएगा, जितना ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल जीडीपी और आउटपुट गैप। इसको ऐसे समझते हैं, सिर्फ एक लाइन का ही कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब समझो, एक स्टूडेंट के एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, नाम है एबीसी। मेरे हिसाब से उनका पोटेंशियल है 15 मार्क्स आउट ऑफ 20, 15 मार्क्स वो लेके आ सकते हैं। एक्चुअल में उनके आए हैं 12 मार्क्स। पोटेंशियल कितना था 15 लेके आने का, मतलब अगर वो अपने रिसोर्सेज को सही से यूज करते तो 15 नंबर आते हैं उनके। अगर अब उन्होंने सही से टाइम अपना यूटिलाइज नहीं किया तो उनके आए हैं 12। गैप कितना है? 3 का। इस गैप को हम बोलते हैं आउटपुट गैप। आउटपुट गैप। अब समझो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर मैं इसको सही से ऑप्टिमली यूटिलाइज करूं तो मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। मान लेते हैं, वही बिस्किट वाला एग्जांपल फिर से कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे पोटेंशियल ये था कि मैं 100 पैकेट प्रोड्यूस कर सकता था, ये तो पोटेंशियल है। एक्चुअल में मान लेते हैं मैंने प्रोड्यूस किया है 80 पैकेट्स, तो कहना ही सिंपली से मैं 20 पैकेट और प्रोड्यूस कर सकता था अगर रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज करता। तो यहाँ पे गैप कितने का है? 20 का। तो ये 20 है, ये मेरा आउटपुट गैप है। आउटपुट गैप, ठीक है। अब अगर आउटपुट गैप बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकता, कर पा रहा हूं। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लेते हैं मेरा जो पोटेंशियल था वो 100 था, लेकिन मैंने अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़ किया, अपना इफिशियंसी को और ज़्यादा इंक्रीज किया और मैंने 100 की जगह पे 120 यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया 20 का। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपने 20 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मतलब आपने लोगों को भी हायर किया, लोगों को हायर किया तो बदले में उनको सैलरी भी दिया। सैलरी दिया मतलब ज़्यादा लोगों के पास में पैसे हैं अब, और पैसे हैं तो वो उस पैसे को खर्च करेंगे, उससे डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड होगा, इसका मतलब है आपको और ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल ऐसे चलता है, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? जस्ट ए सेकेंड। हाँ, मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। गैप है, उससे हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं कंट्रीज को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इनकम के बेसिस पे। तो आपको ये अपडेटेड वाला डेटा है 2026 के लिए। वर्ल्ड बैंक है, अगर किसी का पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है तो उस कंट्री को हम बोलते हैं लो इनकम कंट्री। अगर उनका हाई मतलब $13,995 से सारा अमाउंट डॉलर में है, अगर इससे ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसको हम बोलते हैं हाई इनकम कंट्री। इंडिया इस कैटेगरी में है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। हमारा है लगभग $2600 पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा क्या है? जितना हमारे पास पैसा है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक हमें बनना है एक डेवलप्ड इकोनॉमी, और हमारा पर कैपिटा उस टाइम तक होना चाहिए $18,000 पर एनम। पर एनम मतलब पर साल, पर पर्सन। अभी कितना है पर एनम पर पर्सन? $2600, ठीक है। ये एक बेसिक चीज है। ओके, और लास्ट वाला पार्ट है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इसके लिए मैं पहले से भी बता चुका हूँ, सिर्फ जीडीपी बढ़ना है वो ये शो नहीं करता कि लोगों की लाइफ है वो भी इंप्रूव हो रही है। जैसे हमने बात की थी कि अगर हमारा प्रोडक्शन सेम है और प्राइस बढ़ेगा तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा। ये तो है क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक और होता है क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि हम लोगों की लाइफ है उसका क्वालिटी देखते हैं। तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, क्या हमारा एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, क्या हमारा स्किल इंप्रूव हो रहा है, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ह्यूमन बीइंग एज ए एसेट बन रहा है। एज ए एसेट कब बनेगा? जब उसके पास अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा स्किल डेवलपमेंट होगा। तो हमारा फोकस है वो इस पार्ट पे होना चाहिए। उसके लिए ऑफकोर्स हमें जीडीपी में ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो हम ये सब ग्रो कैसे करेंगे। बट मेयरली जीडीपी से काम नहीं चलेगा, हमें इसको इस तरफ लेके आना है। और ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे।
ठीक है। तो अब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी और आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आइडियली लगना चाहिए था। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सेकेंड चैप्टर के लिए मिलते हैं।